हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया जा रहा है, जो कि यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा का 2018 का इतिहास का पेपर है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट से, तो इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनमें से हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन फंस जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, तो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको व्याख्या भी पढ़ने को मिलेगी, तो और भी जानकारी आपको इससे संबंधित मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की या एलटी ग्रेड की, सभी के लिए आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी किसी भी पेपर से कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? और राइट ऑप्शन है डी, कुंवर सिंह जो थे बिहार में, जो कि जगदीशपुर के कुंवर थे। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों के कारण उन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर अपनी सरकार स्थापित की। विभिन्न स्थानों यथा रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ आदि में उन्होंने विद्रोहियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी अंतिम सफलता थी गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करना, और इसी स्थान पर वे बुरी तरह घायल हो गए और फलस्वरूप 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि है, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और बेसिन या वसई की संधि है। इनको काल के अकॉर्डिंग क्रम में लगाना है, कौन पहले हुई उसके बाद। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले हुई ऑप्शन बी सूरत की संधि, फिर है सालबाई की संधि, फिर है श्रीरंगपट्टनम और फिर है बेसिन की संधि। तो सूरत की संधि 1775, सालबाई की संधि 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और बेसई की संधि 1802 ईस्वी है। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी स्टेट टेट की या DSSB KVS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है, जैसे कि कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, रेगुलर डॉक्टरिंग सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज़ और वीकली फ्री मॉक टेस्ट। द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ MPTET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है 11 अगस्त से। तो अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छे से कर सकते हैं। 80% डिस्काउंट हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुए हैं, तो आप नए प्राइस पर, यानी कि बहुत कम प्राइस पर, ये जो बैच कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैच कोर्स में आपको सीटेट की भी तैयारी करने को मिली है, यानी कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में 2 टेट की तैयारी कर सकते हैं। आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होगा। क्रैक सीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोनों ही बैच कोर्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। और ये भी 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में बटा है। 80% डिस्काउंट हो चुका है आपके सीटेट और स्टेट टेट के बैच कोर्स पर, यानी कि सब्सक्रिप्शन पर। इसके साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पर, जो कि है प्रतीक्षा टेट, और आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, उनका भी यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और मेरी लाइव क्लास जो हैं वो बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर चलती रहती हैं, डेली 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। आपके टेट की तैयारी, आपको सुपर टेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें आप EVS 3 बजे, हिंदी 6 बजे और रात को 10 बजे मेरी SST की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं देना है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तब भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा, पर अनलॉक कोड जो कि प्रतीक्षा टेट है, लिखकर आप मेरी कोई भी क्लास, स्पेशल क्लास या कोई भी टेस्ट
फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इज, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? बेंटिक, मैकाले, वेलेजली या हेस्टिंग? और राइट ऑप्शन है सी, वेलेजली। वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? और ऑप्शन में है आपके लिए पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दूसरा। तो चलिए ऑप्शन और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच हुआ था, 80 से 84 के बीच हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि द्वारा हुई थी और इस दौरान वारन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल के पद पर था। नेक्स्ट है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका है? मांडवी, कोलाबा, जालौर, सूरत और उपयुक्त सभी। और सबसे पहले उपयुक्त सभी सही आंसर है। विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया था। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 में मांडवी राज्य को इस सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया था और उसके बाद कोलाबा, जालौर और सूरत की कंपनी द्वारा हस्तगत किया था। यानी कि सर्वप्रथम मांडवी पर, और लेकिन क्वेश्चन में है डलहौजी के पहले बताना है, तो डलहौजी के पहले ही मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर हो चुका था विलय का सिद्धांत। तो तीनों ही सही आंसर यानी कि उपरयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर, सुभाष चंद्र, दादा भाई या राजा राम मोहन राय? और सही आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी। सन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा की भी स्थापना की थी। इन्होंने रफ गुफ्तार नामक पत्र का भी संपादन किया था। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे प्लोडन, बेन्स, रिजले या गेट? और राइट ऑप्शन है बेन्स। जरवाइस, एथलेस्टेन, बेन्स जनगणना आयुक्त थे 1891 की जनगणना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मैचिंग करना है। कूट दिया है, एक तरफ ईयर्स हैं, दूसरी तरफ क्या क्या हुआ है ये आपको मैचिंग करनी है। तो 1854, 1882, 1904, 1917 और शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर शिक्षा आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय। तो मैचिंग कूट देख लेते हैं, कूट क्या दिए हुए हैं इसके, जिससे कि आप सही से आंसर कर पाएँ। तो यहाँ पर है कूट, तो आपने मैचिंग करके रखा होगा और सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि A1 B3 C4 D2। तो 1854 में हुआ है शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 1882 हंटर आयोग और 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट है, दक्षिणेश्वर संबंधित है, किससे संबंधित है दक्षिणेश्वर? और सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस से। ये कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनका बचपन का नाम गदाधर था। स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे और इन्होंने ही यानी कि स्वामी रामकृष्ण सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जो कि गुरु थे उनके ऊपर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे?
कौन थे जो देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? और राइट ऑप्शन है ए शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल अजीज़ इसका सही आंसर है। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई। इस स्कूल की शुरुआत 1866-67 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विद्यालय के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना और अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इस संस्था के नेता महमूद उल हसन ने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। शिबली नुमानी जैसे फारसी और अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक थे। तो शाह अब्दुल अजीज़ देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी ग्लैडस्टोन की उपाधि? गोपाल कृष्ण जी को, दादा भाई जी को, मोतीलाल नेहरू जी को या फिरोज शाह मेहता जी को? और सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जी को। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है और यही कारण है उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। तो उनमें वित्तीय मामलों की समझ और तार्किक बहस करने की क्षमता बेजोड़ थी। तो इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे जी के शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि कौन होते हैं, कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सूची और सूची 2 को मिलाना नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक लेखक है और दूसरी तरफ कृति है, कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है ये बताना है। ABCD 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं और राइट ऑप्शन है डी AC बॉस द स्प्रिंग टाइगर। ये मैचिंग नहीं है। द स्प्रिंग टाइगर जो है यूज टोए के द्वारा लिखी गई है। बाकी BG तिलक की गीता रहस्य है, अरविंद घोष की द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, JL नेहरू की द यूनिटी ऑफ इंडिया है और यूज टोए की द स्प्रिंगिंग टाइगर है। नेक्स्ट इज कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा, आत्मी सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रामकृष्ण मिशन। और सही जवाब है ऑप्शन ए ऑल इंडिया किसान सभा। ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा जो है महात्मा गांधी की नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती की है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती सही आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो 2 कथन आपको दिए हैं। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया और दूसरा कथन है उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो सही कथन चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही हैं। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका विचार था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे स्कूल, कॉलेजों और न्यायालयों में न जाएं और कर ना चुकाएं। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 14 सितंबर 1934 को वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की और इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु कांग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया और इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो थे इस श्री कृष्णदास जाजू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की इस अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी? और सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को। तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। इन्होंने 1944 में रंगून से रेडियो पर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा गांधी जी को दी गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा होगा। तो आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें या ऑनचिन लेक? राइट ऑप्शन है डी ऑनचिन लेक। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत व पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के योजना की घोषणा की। 30 जून 1943 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन परिषद द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। फील्ड मार्शल ऑनचिन लेक ने को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसे सैनिकों, हथियारों तथा युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कॉमियाड़े, रॉबर्ट ब्रूस, एच.डी. संकालिया या डी टेरा? सही आंसर रॉबर्ट ब्रूस। तो जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है हड्डी की मातृ देवी मूर्ति? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? नवपाषाणिक, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तरावर्ती हड़प्पा? और ये है सही जवाब प्राक हड़प्पा। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1967-68 में जे.पी. जोशी ने की। 1990 में आर.एस. बिष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण की समयावधि 2650 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है और इस चरण में यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? और सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। लोथल से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की थी और यहाँ से एक गोदीबाड़ा भी मिला है। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर चुनें। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या सुरकोटड़ा? सही जवाब है 2 और 3 ऑप्शन सी, यानी कि लोथल एंड मोहनजोदड़ो। चलिए, चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन दोनों ही स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से या सराय नाहर राय से? और सही आंसर है दमदमा, ऑप्शन सी, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पट्टी तहसील में स्थित एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है।
यहाँ से खुदाई में 41 मानव शवाधान तथा विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, चीतल, बारहसिंगा, सूअर आदि की हड्डियाँ मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपड़, संघोल, आलमगीर, राखीगढ़ी। और हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन आलमगीर। तो इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो था क्वेश्चन आंसर LT ग्रेड का, तो इसका जो पार्ट 1 है यहाँ पर अभी इसको रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको अपलोड किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस को पसंद करते रहिए, देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।